लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बख़ैर आफ़ियत होंगे। मैंने जैसा कि आपके साथ वादा किया था कि इंशाअल्लाह जल्द मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहूँगा, तो ये मेरी वीडियो आज उसी सिलसिले की कड़ी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपनी जानिब से सैफ भाई की तरफ से, मलिक नवीद साहब की तरफ से, सैफ भाई की फ़ैमिली की तरफ से आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और आप तमाम दोस्तों की दुआएं, मोहब्बतें, उनका मैं मक़रूज़ हूँ और हमारा इंशाअल्लाह ये कभी ना टूटने वाला ताल्लुक़ इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। गुज़ारिश सिर्फ मैं इतनी करना चाहूँगा कि रब ताला ने ये जो हमें सुरखरू किया, ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सुरखरू करना, ये मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को चुभेगा, लेकिन चूँकि जो केस की टेक्निकली और जो लीगल जो सूरत हाल है उसको देखते हुए मैं इसको सुरखरू ही कहूँगा कि चूँकि अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, थोड़ा सा पीछे अगर हम चले जाएं, तो मेरा ख़्याल ये है कि आपको सारी की सारी स्टोरी समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ क्या हुआ, क्यों हुआ। तो मैं थोड़ा सा पीछे इस हवाले से जाना चाहूँगा कि अगर आप चले जाएं नवंबर 2020 में जिस वक्त ये केस स्टार्ट हुए थे, तो उस हवाले से ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है, एक या दो तीन वीडियोस मौजूद है जिसके अंदर मैंने ज़िक्र किया हुआ है खलाई मखलूक का, ज़मीनी मखलूक का, फिर दरमियानी मखलूक का भी मैंने ज़िक्र किया हुआ है। तो उसके अंदर वो सारी स्टोरीज़ ऑलरेडी आपको पता है कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, FIA में गई, FIA से सुरखरू हुए, फिर वो मामलात SCCP में चले गए, SCCP से घूमते घुमाते फिर नैब में आ गए। हुआ क्या? सबसे बड़ा जो अलमिया हुआ हमारे साथ, मुझे याद है कि लास्ट ईयर रमज़ान का ही महीना था और अप्रैल की शायद 27 तारीख़ थी जिस वक्त मैंने सैफ भाई को ज्वाइन किया था। तो जब मुझे सैफ भाई ने कुछ ग्रुप्स में ऐड किए तो मैं कुछ दिन सिर्फ उसको मॉनिटर किया और मैंने देखा तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया कि इसके अंदर गुफ्तगू करने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, इनका यकीनन B4U से या सैफ भाई से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है। और अगर आपको याद हो तो मेरा सबसे पहला मैसेज जो था वो तमाम ग्रुप एडमिन्स के नाम पे था कि खुदारा अपने ग्रुप्स को आप चेक करें, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर जो गुफ्तगू चल रही है ये उस शख्स की नहीं हो सकती कि जिसके पैसे लगे हुए हों या जिसकी कोई टीम हो, अपने ग्रुपों को आप चेक करें। लेकिन मेरी उस गुफ्तगू को ना माना गया। एनी हाउ, फिर मैं और दूसरी तरफ जाऊँगा। जब हाई कोर्ट में सैफ भाई की ज़मानत के हवाले से जब पेशी होती थी और जब मेरी फ़र्स्ट अपीयरेंस हुई पब्लिकली हाई कोर्ट में, तो मैं उस दिन समझ लें कि वेरी फ़र्स्ट टाइम हिट लिस्ट पे आया, लोगों की नज़र में आया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिट लिस्ट पे ही हूँ। और फिर जो मेरे बस में था, जो चीज़ें मैं जिस नज़र से देखता था मैं उस नज़र से शेयर करता था। और मेरा ख़ास तौर पे चूँकि वो एक हदीस कुदसी है, रब ताला का फरमान है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं हूँ बहू वैसे ही होके मिलूँगा। और मेरा चूँकि वो गुमान नहीं बल्कि मेरा ईमान भी है। और चूँकि मुझे केस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी तो जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट था और मैं जब बात करता था तो उस बात को फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, फिर क्या क्या मेरे लिए बातें की गई। खैर वो एक सारे चीज़ें आपके सामने, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जब मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू अल्फ़ा TV के ऊपर आया था और मेरे अपने चैनल पे भी आया था, और जब मैंने पहली दफ़ा उसमें इस चीज़ का इज़हार किया था कि एक गैर कानूनी काम के लिए कानून की मदद ली जा रही है, तो उस पर बहुत सारी बातें हुई थी। इवन के अपनों ने मुझे हिट लिस्ट पे ले लिया था कि ये पता नहीं किस कंपनी से आ गया। फिर मुझे जो अलकाबात और खिताबात से नवाजा जा सकता था वो फिर नवाजा गया, लेकिन वक्त ने फिर साबित किया। आज मैं सिर्फ आप तमाम अहबाब की नज़र जो चीज़ें करना चाहूँगा, एक तो केस के हवाले से बात करना चाहूँगा कि वक्त ने साबित किया आपके सामने। सबसे जो पहली चीज़ जो मैं ये कहता था कि सैफुर रहमान ख़ान न्याज़ी एक नस्ली आदमी, एक ख़ानदानी आदमी है, वो पीठ नहीं दिखाएगा, वो नहीं भागेगा।
लेकिन मेरी बात पे कोई भी शख्स यकीन नहीं करता था। मैं आज भी यकीन से कह सकता हूँ कि वो जो एक हाइप क्रिएट की गई यूट्यूब के ऊपर ग्रुपों के अंदर कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से भाग जाएगा, वो ईरान के रास्ते से भाग जाएगा, इदारों ने भी शायद उन्हीं चीज़ों को ही फॉलो किया कि मुमकिन है कि ये शख्स भाग जाएगा। तो वो एक ग्रैंड एक्शन भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के हाथे में, आपके सामने ही है वो। लेकिन बात वही है कि अगर वो भागने वाला होता तो जैसे ही इदारों ने उसको नोटिस जारी किए थे तो वो अगली फ़्लाइट से भी मुल्क से बाहर जा सकता था, लेकिन ना वो गया ना वो जाएगा। आगे चलते उस शख्स ने कहा मैं फेस करूँगा। आपका क्या ख्याल है कि उस शख्स को प्ली बार्गेनिंग की ऑफ़र नहीं हुई होगी? यकीनन हुई। वो अगर प्ली बार्गेनिंग करता तो अगले 1 घंटे के बाद उसने जेल से बाहर होना था, लेकिन उसने एक ही बात की कि मेरे पास लोगों की अमानतें हैं, मुझे उल्टा लटका दे, मुझे जो मर्जी आप मेरे साथ सलूक करें, लेकिन मैं प्ली बार्गेनिंग हरगिज़ 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 नहीं करूँगा। और वो शख्स अपने वर्ड्स पे कायम रहा। उसने अदालत की मदद ली, केस आपके सामने है। अब डेट पे डेट जब मिलती थी तो आपको खुद अंदाज़ा है, आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के अपने बस में नहीं होती हैं। हम जिस सिस्टम का हिस्सा है वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। हम एक प्रोसीजर का हिस्सा है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। कभी हमारा वकील नहीं है, कभी उनका वकील नहीं, कभी उनका प्रोसिक्यूटर नहीं, कभी उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है। कितनी डेट्स ऐसी हुई। आपने कभी एक चीज़ देखी कि एक शख्स वो जेल में उसको रखा हुआ है, लेकिन जब अदालत उनसे पूछती है तो वो उनसे फर्दर टाइम लेते हैं कि इस सवाल का जवाब हम आपको फलां अगली डेट पे देंगे, फिर अगली डेट पे देंगे, फिर अगली डेट पे देंगे। तो ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि देयर इज़ नथिंग इन द केस, जिसकी वजह से डेट पे डेट पड़ रही थी। अब आगे आना चाहेंगे। ये तमाम जो अरसा था, सिर्फ एक बात पे गौर कीजिएगा, तसल्ली के साथ आपने गौर करना है, चूंकि मुझे पता है कि वो जो नेगेटिविटी फैलाना जिनकी फितरत में शामिल है, जिनको शायद अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा ही इस मकसद के लिए है, उन्होंने नेगेटिविटी फैलानी ही फैलानी है। अब उनका भी ज़रा पास्ट ट्रैक उठा के देख लीजिएगा कि माजी में उन्होंने क्या कुछ कहा और अल्लाह ने क्या चीज़ साबित की। सवाल ये पैदा होता है, क्या सैफ रहमान खान न्याजी भाग गया? क्या सैफ रहमान खान न्याजी ने प्ली बार्गेनिंग की? ये उनके दावे हैं, मेरे नहीं थे। ये जहन में रखिएगा कि पहली चीज़ क्या थी, सैफ रहमान न्याजी भाग जाएगा। स्टार्ट के दिनों में अगर आप देखें, जिस वक्त बात हुई नैब में एप्लीकेशन देने के लिए, तो वही लोग थे जो ये कहते थे आज दिन तक नैब ने किसी को एक आना टका नहीं दिया, सैफ रहमान खान न्याजी को पकड़ लो, लीडरों को पकड़ लो, फलाने को पकड़ लो, अगर आपने पैसे लेने हैं। नैब आपको कभी भी पैसे नहीं देगी। जब सैफ रहमान खान न्याजी अरेस्ट हो गया, उस वक्त नैब ने जब वो इश्तहार दिया, उन्होंने बैठ के बाकायदा यूट्यूब के ऊपर ग्रुपों के अंदर बैठ के उन्होंने A to Z तरीका वारदात बताया कि हाउ टू गिव एप्लीकेशंस। उन्होंने पैंतरे बदले, कम अज कम मैंने या सिंसियर टॉप लीडरशिप ने वो पैंतरे नहीं बदले। हमने जो ओपिनियन वेरी फर्स्ट डे रखा था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेम वही का वही ओपिनियन है, उसके अंदर कोई 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं आया। अब खुदा का करना क्या हुआ, केस की एक डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। एक इंक्वायरी स्टेज होती है, एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज होती है, फिर एक रेफरेंस की स्टेज होती है। इन तमाम प्रोसीजर से गुजरे। अब जो तो वाकफान हाल है वो आज भी अगर किसी भी जेल में जाके विज़िट कर लें तो सिर्फ जाके वहाँ पे चेक कर लें कि नैब के जो लोग हैं जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं वो कितने कितने सालों से जेल के अंदर हैं। रीसेंट केस आपके सामने ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के आदम अमीन चौधरी साहब, वो कितने अरसे के बाद उनकी ज़मानत हुई, और सैफ साहब के केस को उनके साथ आप कंपैरिजन करके देखिएगा। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, सम अप की तरफ आना चाहूँगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नैब कोर्ट के जज ऑनरेबल जो जज थे मोहम्मद बशीर साहब, जिस वक्त वो ऑर्डिनेंस रिवर्स हुआ
कि प्राइवेट पर्सनस वाला जो था इनको दोबारा नैब की कस्टडी में दिया जा सकता है, तो उस वक्त नैब ने एक लंबी लिस्ट प्रोवाइड की थी, ये तमाम चीज़ें हमने करनी है, इनको हमारे कस्टडी में वापस दिया जाए। तो आज भी यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने ऑनरेबल जज साहब का जो डिसीजन था उसको उसके ऊपर पेस्ट किया था एज ए थंबनेल, जिसमें ऑनरेबल जज साहब ने कहा था कि बादियों नज़र में मुझे तो ये केस ही जेन्युइन नहीं नज़र आ रहा। फिर उन्होंने जो अपना वर्डिक्ट दिया था वो ये दिया था, दिस इज़ नॉट मेंटेनेबल, दिस इज़ नॉट एंटरटेनेबल, लिहाजा मैं इनको नैब की कस्टडी में नहीं देता हूँ, मैं इनको जुडिशियल भेज रहा हूँ, मैं इनको जेल में भेज रहा हूँ। जो लॉ नोइंग लोग थे उनको उसी दिन समझ आ गया था कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। खैर, अब बात वहीं पे आ जाती है कि चूंकि हम एक सिस्टम का हिस्सा हैं, हम एक प्रोसीजर का हिस्सा हैं। हाई कोर्ट में जिस था बेल के लिए अप्लाई किया गया, वहां क्या हुआ, कंपैरिजन करके देख लें ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट केस के साथ। और यहां आदम अमीन चौधरी साहब की बेल कितने में हुई, उनके श्योरिटी बॉन्ड्स कितने के थे, सैफ रहमान खान न्याजी के कितने के हैं, आदम अमीन चौधरी साहब के करोड़ों में हैं, सैफ साहब की जमानती मचल के कितने में हैं, सिर्फ 10 लाख, सिर्फ 10 लाख। ये तो 10 लाख का मचलका ऐसे होता है कि आजकल छोटे मोटे केसेस में होता है, कहाँ 116 अरब रुपए का मलबा करते 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 वो सिर्फ 16 अरब पे आ गया। ये क्या इन्वेस्टिगेशन थी, ये सब क्या था। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, नैब के जज साहब ने कहा कि मुझे बादियों नज़र में इस केस, ये जेन्युइन केस लगता ही नहीं है। मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि फ़ैसला आ चुका है, इसमें कोई तौहीन अदालत नहीं है, मैं उसके ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ। मुझे ये लगता है कि हमारी आला अदलिया, चूँकि वो डबल बेंच था, मुतफ़िका फ़ैसला है, ऑनरेबल जज साहिबान भी इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर इस केस में कुछ होता, पहली बात यह कि ज़मानत ही नहीं होनी थी, और अगर ज़मानत होनी थी तो अगर वाकई उस केस के अंदर कुछ होता तो ये बेल अगर अरबों की नहीं तो कम से कम करोड़ों के ज़मानती मचलकों पर जाके ये बेल होनी थी, जबकि बेल किस पे हुई, सिर्फ 10 लाख के मचलकों पे, सिर्फ 10 लाख के मचलकों पे। तो ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं। मैंने आज दिन तक आपसे कहा कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब सैफ रहमान खान न्याजी साहब हमारे दरमियान होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, इन 5 लाख ख़ानदानों की दुआओं से, उन मजलूमों, उन यतीम, उन बेवा ख़वातीन, कैसे कैसे सफ़ेद पोश लोग हैं मुझे पता है, मेरे साथ लोग राब्ते में थे। मैं ऐसी ऐसी दर्दनाक स्टोरियाँ जानता हूँ कि जिनके घर में फाके थे, जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो रातों को उठ उठ के तहज्जुद में सैफ रहमान खान न्याजी साहब के लिए दुआएं किया करते थे। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि ये सब जो मैं एक लफ्ज़ यूज़ किया करता था कि मैं नहीं मानता, ये तमाम चीज़ें, वकील कौन है, अदालत कौन है, जज कौन है, मैं हमेशा एक ही बात करता था कि अगर उस शख्स की नीयत ठीक है, अगर उस शख्स की नीयत ठीक है तो इंशाअल्लाह फ़ैसला रब की ज़ात ने करना है, उसने कुन कहना है और हो जाना है, और सैफ रहमान खान न्याजी ने हमारे दरमियान होना है। अल्हम्दुलिल्लाह सैफ रहमान खान न्याजी आज हमारे दरमियान है, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। दूसरी बात, जो लोग कहते थे सैफ रहमान खान न्याजी भाग जाएगा, लास्ट जिस दिन बेल कंफर्म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो लीगल टीम के हेड ने पूछा कि इनसे ज़रा ये पूछा जाए कि सैफ रहमान खान न्याजी के जो अरबों के बैंक अकाउंट्स हैं वो किसके पास है, तो यकीनन वो नैब के पास है। अरबों की प्रॉपर्टी किसके पास है, नैब के पास है। करोड़ों की गाड़ियां किसके पास है, नैब के पास है। उस बेचारे के पास था क्या, लास्ट चीज जो कहते थे ना, भाग जाएगा, मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, और मैं कहता था कि वो रहेगा ही पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे उन लफ्ज़ों को प्रूव किया। लीगल टीम ने ऑफर की कि वी आर रेडी टू सरेंडर पासपोर्ट, और सैफ रहमान खान न्याजी साहब का जो पासपोर्ट था उसको हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया।
कि ईसीएल में नाम होने के बावजूद कि हो सकता है कि कोई बॉर्डर क्रॉस करे, फिर आगे पासपोर्ट की वजह से वो कहीं दुनिया में कहीं और ट्रैवल कर जाएगा, उसने तमाम रास्ते बंद कर दिए। वजह कि वो जहां खड़ा था वो आज भी वहां खड़ा है और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान में रहेगा। अब आ जाते आगे मुस्तकबिल के लाया अमल के हवाले से। असल बात जो करनी है वो साहब भाई ने करनी है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे सकता हूं कि मुमकिनात में से क्या हो सकता है। सबसे पहली जो चीज़ है, मेरा जहां तक ज़ाती ख्याल है, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाली डेट पे ही बैंक अकाउंट्स ओपन करने की दरख्वास्त दे दी जाए, लाजिम नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब आगे आ जाते हैं सॉरी, बैंक अकाउंट्स ओपनिंग की एप्लीकेशन दी जा सकती, किस बुनियाद पे दी जा सकती है? चूंकि नैब कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब का डिसीजन ये था कि मुझे इस केस में बादी और नजर में कुछ नहीं नजर आ रहा, ये केस मेंटेनेबल नहीं है, एंटरटेनेबल नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस चीज को वेरीफाई ही कर रही है ना, सिर्फ 10 लाख रुपए के मचल के। अगर इस केस के अंदर कुछ होता तो डेफिनेटली फिर बड़े मचल के होते। अब जो अगला स्टेप है वो क्या होगा? यकीनन बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज जो मुंजमद की गई हैं उनको रिलीज करने के लिए अप्लाई किया जाएगा। अब आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट, हाउ टू रिटर्न, व्हेन, इसके बारे में जो एग्जैक्ट प्लान है, जो एक्शन प्लान है, वो डेफिनेटली सैफ भाई ही आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि एज़ पर जो लेटेस्ट जो लॉ बना, असम्बली ने जो पास किया था और नैब लॉज भी उसके अंदर आते हैं कि मैक्सिमम विद इन 9 मंथ, 9 महीने के अंदर अंदर जो है वो केस का फैसला करना ज़रूरी है। लेकिन मैं चूँकि केस की तफसीलात में नहीं जाना चाहता, हमें पता है कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, तो लाजिम नहीं है कि ये 9 महीने ही लगे। लेकिन चूँकि सिस्टम का एक तकाजा है, हमारी दुआ भी होगी, हमारी कोशिश भी होगी कि जल्द अज जल्द जो है ये केस ख़त्म हो और बैंक अकाउंट्स ओपन हो, प्रॉपर्टी सीज हो। अब जो आप अहबाब पूछते हैं कि जी कंपनी कब चलेगी, क्या सैफर रहमान ने एक बटन दबा के कंपनी को चला देना है? पहली बात, मेरी बातें बहुत सारे दोस्तों को ज़रा बुरी लगा करती हैं, रिकॉर्ड पे जाके चेक कर ले। SCCP ने सैफर रहमान खान न्याजी साहब और उनकी फैमिली के जितने भी डायरेक्टर्स थे उनको अगले 5 साल के लिए बैन किया गया है। वो अपने नाम पे कोई कंपनी नहीं बना सकते। नैब में उनके अगेंस्ट केसेस अब भी हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं सैफ साहब किस दिन कंपनी चलाएंगे? मैं कैटेगोरिकली बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एक बात करना चाहूँगा। आप ये तो पूछ सकते हैं, ये तो ज़रूर हो सकता है कि आपकी अमानत आपको कब लौटाई जाएगी। रही बात कंपनी की, जब तक सैफ भाई इन केसेस से क्लियर नहीं होते उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कंपनी चलेगी या कि नहीं चलेगी। आगे आ जाते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कल क्लीन चिट उनको मिल जाती है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्क के अंदर कानून मौजूद है? अहमद चाल, उनका केस आपके सामने है, MNM वालों का। वो नैब की वजह से जेल में गए, जमानत हुई, बाहर आए, उन्होंने दोबारा कंपनी स्टार्ट कर दी एक और नाम से। आज कहाँ बैठे हुए फिर वापस? क्या सैफ भाई वही काम रिपीट करेंगे? तजर्बा सामने है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फौरी तौर पे कंपनी स्टार्ट हो जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब आगे आ जाते हैं। मुझे अंदाज़ा है, मेरी सैफ भाई से बात हुई है, उन्होंने अपना नंबर भी दे दिया। अब जिसको देख लो उसका पहला सवाल ये है कि जी मेरे इतने लगे हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कुछ देखा है कि एक साहब ऐसे भी हैं कि जिन्होंने $1500 इन्वेस्ट किए थे और शायद उन्होंने $2200 उसके ऊपर रिटर्न भी ले लिए। तो वो पूछ रहे थे कि जी मेरे पैसे मुझे आप कब दे रहे हैं, ये जल्द अज जल्द आप मुझे दे दें। मैं पहली गुजारिश आपसे ये करना चाहूँगा, आपको पता है कि सैफ भाई की सेहत कैसी है। जेल होती है, जेल से वो रिलीज़ हुए हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, फिर उनकी सेहत की सूरत हाल आपके सामने है, उन्होंने अपना इलाज भी करवाना है, रमज़ान भी चल रहा है, अपना नंबर उन्होंने दे दिया है। मेरे ऊपर भी प्रेशर है लोगों का कि सैफ भाई से मुलाकात कब करवा रहे हैं। डेफिनेटली बाकी लीडर्स के ऊपर भी प्रेशर होगा लोगों का
कि सैफ भाई से कब मुलाकात करवा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके अगर आपका एजेंडा सिर्फ ये है कि उनके साथ बैठ के ये बात करनी कि जी ये मेरा अकाउंट था, मैंने इतने पैसे लगाए थे, मेरे पैसे कब दे रहे, तो उसके लिए उनकी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो वैसे ही आपके पास आ जानी है। इन चीज़ों का खुदारा कुछ थोड़ा सा अरसा ज़रा सब्र कर जाए। वो पाकिस्तान में हैं, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में रहेंगे। ही इज़ अवेलेबल, उनका नंबर अवेलेबल है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे उनका अपना यूट्यूब चैनल है, डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर उनके फेसबुक है और डिफरेंट चैनल्स हैं, वहाँ पे उनके अकाउंट्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने ढेर सारे ये अकाउंट्स क्यों बनाए गए। पास्ट में भी ऐसा हुआ कि सैफ भाई की सिमें ब्लॉक कर दी गई। इस दफ़ा जितने भी अकाउंट्स बनाए गए हैं ये सोशल मीडिया के, इनका मकसद सिर्फ यही है कि खुदा ना करे अगर कोई सिम ब्लॉक भी कर दी जाती है तो वो आउट ऑफ कांटेक्ट ना हो। आपको मैं एक बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ। उनका यूट्यूब चैनल है, उनके जितने फेसबुक अकाउंट्स हैं या अदर अकाउंट्स हैं, आप कमेंट्स में जाए, वहां जाके आप अपना तारफ कराएं कि आप हैं कौन, आपकी आईडी का नंबर क्या है, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, आपका क्वेश्चन क्या है। डेफिनेटली सैफ भाई आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आखिर में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मौका है कि मैं अगर एक ख़ास ग्रुप है, अगर मैं उनका शुक्रिया अदा ना करूं तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। मैंने हमेशा एक वर्ड यूज़ किया, टॉप लीडरशिप, सिंसियर टॉप लीडरशिप, और मैंने एक नाम इस्तेमाल किया, मलिक नवीद साहब। मुझे रब ताला ने जितनी हिम्मत दी, सैफ भाई तो जेल में थे, उसके बाद अगर मेरी पीठ के पीछे कोई शख्स खड़ा हुआ था मेरी हिम्मत बढ़ाने वाला, मेरा हौसला बढ़ाने वाला, तो दैट वाज वन एंड ओनली मलिक नवीद साहब। और उनके साथ और चंद साथी हैं जो सिंसियर टॉप लीडरशिप में आते हैं, जिन्होंने हमेशा हर हाल में सैफ भाई का साथ दिया, दे रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको नज़र आएंगे। बाकी जितनी डिटेल्स है अब ऑनवर्ड, चूंकि जैसा कि मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, जब तक सैफ भाई के ऊपर एक बुरा वक्त था, वो कस्टडी में थे, वो जेल में थे, मैं आपको अपडेट देता रहा। आज के बाद कंपनी के हवाले से मेरी तरफ से आपको किसी भी किस्म की कोई अपडेट नहीं मिलेगी। अब आपको जितनी अपडेट्स मिलेंगी वो डायरेक्टली सैफ भाई के मुंह से मिलेंगी। सैफ भाई के बाद जो भी आपके कंसर्न लीडर्स हैं, इंशाल्लाह वो आपको मजीद उसकी वजाहत कर दिया करेंगे जहां जहां पे भी कोई ज़रूरत हो। बाकी जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत, जितनी दुआएं आपने मुझे दी, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जी।